इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1928 1928 नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू। हमने 1929 की पढ़ा, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे। उसके बाद पढ़ लिया हमने दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य इसमें स्वीकार कर लिया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य स्वीकार कर लिया था। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस और प्रतिवर्ष इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और एक बात क्या बोली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या कांग्रेस ने, कि यदि पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता तो इसे प्राप्त करने के लिए एक विशाल जन आंदोलन चलाया जाएगा, विशाल जन आंदोलन चलाया जाएगा। तो चूंकि युवा जो नेता थे वो तो सामने थे, लेकिन गांधी जी का राज भी था उस समय, गांधी जी का राज भी था। और उन्होंने बोला कि जैसे हमें उन्होंने एक अवसर दिया था अपना संविधान बनाने के लिए, नेहरू रिपोर्ट के रूप में उन्होंने बोला था कि आप चाहो तो अपना संविधान बना सकते हो जो सबको मान्य हो, तो हम भी उनके सामने एक अवसर प्रदान करते हैं। और उस समय जो वायसराय थे वो थे इरविन। कौन थे? इरविन। 1930 में जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी ने उनके सामने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी और ये बोला कि यदि आप ये 11 सूत्री मांगे हमारी मान लेते हो तो हम किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। ठीक, तो हम देखेंगे कब आई है उनकी ये गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। कब? 31 जनवरी 1930। एक पत्रिका निकालते थे गांधी जी और उसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया। यंग इंडिया नामक पत्रिका में ये प्रकाशित करवाया। यंग इंडिया नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया। और गांधी जी इंतजार करते रहे कि अब आएगा इनका जवाब, किनका? वायसराय का। लेकिन उनको कोई जवाब उधर से नहीं आया। तो फिर क्या करें? तो उनको लगा कि हो सकता है उन्होंने पत्रिका पढ़ी नहीं हो। जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति पत्रिका पढ़ता हो, जरूरी नहीं है। तो उन्होंने एक पत्र के माध्यम से भी वायसराय को सूचित किया कि ये हमारी 11 मांगे हैं, यदि ये आप हमारी मांगे पूरी कर लेते हो तो हम किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे, और यदि आप इतने दिन में हमारी मांगे स्वीकार नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें मजबूर होकर एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो आप उसके लिए तैयार रहे और आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, ये उन्होंने बोला। जैसे आप लोगों को कुछ करना होता है तो लॉ एंड ऑर्डर जारी कर देते हो कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो वैसे ही हम भी आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, इसे पूरी करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो एक हम बड़ा आंदोलन चलाएंगे, ये उन्होंने चेतावनी दी। अब 11 सूत्री मांगे क्या थी उनकी, तो वो हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 पे था सेना के व्यय में 50% कटौती। सेना के व्यय में 50% की कटौती। सेना के व्यय में 50% की कटौती। भू राजस्व में 50
प्रतिशत की कमी, भू राजस्व में 50% की कमी, सेना के व्यय में 50% की कटौती। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे इतना पसंद आया जिसकी हद नहीं। बाद में हम उसके विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक सज्जन आए थे और उन्होंने स्पष्ट बोला कि अब हम लोग बोल रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार माफी मांगे, ब्रिटिश सरकार माफी मांगे। तो उनका सीधा सा कहना है कि ब्रिटिश सरकार क्यों माफी मांगे? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाई थी? जनरल डायर ने तो मुंह चलाया था, उसने मुंह चलाया था। गोलियां किसने चलाई? भारतीयों ने चलाई है। भारतीयों ने गोलियां चलाई है। तो जब भारत आजाद हुआ तो जिन जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उनको फांसी पे लटका देना था। हमने तो उनको पेंशन दी। तो गलती किसकी है? भारतीयों की। भारत सरकार उस समय जो बनी थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब ये बात यहां इसलिए उठ रही है कि सेना के व्यय में 50% कटौती की जाए, क्योंकि सेना आपने अपने सुरक्षा के लिए रखी है। सेना आपने अपनी सुरक्षा के लिए रखी हुई है। और इसमें पैसा किसका जा रहा है? भारतीयों का। पैसा किसका जा रहा है? इसमें भारतीयों का जा रहा है। कर राजस्व और इस सेना में खर्च करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप हमसे लगातार टैक्स वसूल करते जा रहे हो, लगातार टैक्स वसूल करते जा रहे हो। इसलिए जो है आप तो सैनिक खर्चों में भी कमी करो और लोगों से जो आप वसूल कर रहे हो, टैक्स वसूल कर रहे हो, उसमें भी कमी करो। सिविल सेवकों के वेतनों में 50% कटौती। सिविल सेवकों के वेतन में 50% की कटौती। सिविल सेवकों के वेतन में 50% की कटौती। सिविल सेवक, जैसे हमें एक का नाम तो याद है, वीके मेनन। वीके मेनन, तो इनको हम इतना वेतन दे रहे थे और ये वो ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे। और इसका वेतन कहां से दे रहे थे? भारतीय राजस्व में दे रहे थे। बोले इनका वेतन इतना मत दो, कम करो इनको। पाउंड स्टर्लिंग के अनुपात को कम करना। रुपए व स्टर्लिंग के अनुपात में कमी करना। जो पाउंड स्टर्लिंग है वो उस समय ब्रिटेन की मुद्रा हुआ करती थी, तो भारतीय रुपया को उसी में मापा जाता था। तो उन्होंने बोला कि इसके अनुपात में कमी की जाए। राजनीतिक बंदियों की रिहाई। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, इस बात को लेकर तो यहां आलोचना होती है, लेकिन हम उसे बाद में पढ़ेंगे जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। गांधी जी के ऊपर इल्जाम भी लगते हैं। तो उन्होंने बोला था, गांधी जी ने अपनी एक मांग रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने कि ऐसे बंदी जिनके ऊपर किसी हत्या वगैरह का मुकदमा दर्ज नहीं है, उनको रिहा कर दिया जाए। जिन्होंने नारेबाजी की है, हड़ताल वगैरह की थी और फिर भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, तो उनकी रिहाई कर दिया। मतलब स्पष्ट है, उस समय 3 बंदी थे जिनको गिरफ्तार करके रखा हुआ था, जिनको फांसी होने वाली थी, लेकिन इसमें उनके विषय में कोई बात थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसमें शामिल कर सकते थे, चाहते थे कि सभी बंदियों को रिहा कर दिया था, लेकिन इसमें उनकी बात बिल्कुल भी नहीं थी। क्या था? राजनीतिक बंदियों की रिहाई। राजनीतिक बंदियों की रिहाई। पूर्ण शराबबंदी। पूर्ण शराबबंदी। पूर्ण शराब बंदी की बात उन्होंने की। कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए। कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए। कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए। कपड़ा उद्योग, ब्रिटेन से बना हुआ कपड़ा भारत में आ रहा है और भारत के जो दस्तकार है, कारीगर है, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनका कपड़ा कोई नहीं खरीदता।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगाओ, उसे महंगा कर दो ताकि यहाँ का कपड़ा यहीं पर बिकता रहे। तो उन्होंने संरक्षण की बात की। तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना, तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना। तटीय नौवहन का अर्थ है कि ये जो जहाज वगैरह हैं वो ब्रिटेन के लोगों के होते थे, ब्रिटिश व्यापारियों के होते थे और वो टैक्स वसूल करते थे, भारतीय लोगों का लाना जाना करते थे और पैसा वो लोग कमाते थे। वो चाहते थे कि ये भारत का मामला है तो भारतीयों के जहाज वगैरह हो, उनको ये सुविधा दी जाए, पैसा नहीं है तो लोन वगैरह दिया जाए। अभी देती है ना सरकार, उस समय भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ब्रिटेन वाले सब कुछ। तो तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित रखना। सरकार का नमक उत्पादन पर एकाधिकार समाप्त, सरकार का नमक उत्पादन पर एकाधिकार समाप्त। अगला जो आंदोलन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे दांडी यात्रा भी कहेंगे, दांडी मार्च कहेंगे। और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया था, नमक बनाया था, नमक कानून तोड़ा था। इसमें भारतीयों के ऊपर नमक बनाने पर प्रतिबंध था। क्या होता है कि उस समय जितनी भी वस्तुएं होती थी, बाकी आलू, बैगन, टमाटर, गेहूं, ये किसान अपने खेत में उगा लेता था। मूंगफली उगाता था, अलसी, सरसों, राई, जगनी, ये सब फसलें घर में उत्पादन करता था, तेल भी निकाल लेता था। उसे खरीदना क्या पड़ता था, नमक। नमक एक चीज थी जो उसे बाजार से खरीदना होता था। सबसे ज्यादा व्यापार दो चीजों का होता था, तीन चीजों का, एक नमक, कपड़ा और मसाले, इतनी चीजों का व्यापार होता था। नमक उसमें एक अनिवार्य वस्तु थी जिसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी बाजार से खरीद कर लाता था। और सरकार को जब भी पैसों की जरूरत होती थी, नमक के ऊपर टैक्स बढ़ा देती थी, नमक के ऊपर टैक्स बढ़ा देती थी। और भारतीयों को नमक बनाने पर प्रतिबंध था। तो उन्होंने बोला कि सरकार का नमक उत्पादन पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। जो लोग हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने लिए नमक भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ किया जाए। गुप्तचर विभाग में सुधार, गुप्तचर विभाग में सुधार, गुप्तचर विभाग में सुधार। और हथियार कानून में सुधार, हथियार कानून में सुधार। ब्रिटिश अधिकारी वगैरह सब अंग्रेज अपने हाथ में पिस्तौल ही रख के चलते थे, भारतीयों को मना था, प्रतिबंध था। बोले ये काम का न्याय है भाई, हम लाइसेंस ले लेंगे, जो भी करेंगे ऐसे कुछ शर्त रख दो कि हथियार रखना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तो हम वो शर्त मानेंगे, लेकिन हमें हथियार रखने की तो अनुमति दी जाए, कम से कम आत्मरक्षा के लिए तो हथियार रख सके। तो हथियार कानून में सुधार किया जाए। तो गांधी जी ने ये जो 11 सूत्री मांगे हैं यंग इंडिया नामक पत्रिका में प्रकाशित की थी। जब लॉर्ड इरविन का कोई जवाब नहीं आया तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको एक पत्र लिखा, पत्र लिखा, और पत्र के माध्यम से भी उसके ऊपर भी उनका कोई जवाब नहीं आया। मतलब वायसराय की परिषद से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फलतः 14 फरवरी 1930 को, 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो एक हमने पृष्ठभूमि तैयार की है भी गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, दांडी मार्च अभी नहीं लिखना, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दांडी मार्च। और ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च
6 अप्रैल 1930 तक। इसके बाद में आंदोलन का विस्तार देखेंगे, कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार हुआ। सरकारी दमन चक्र देखेंगे, फिर गांधी इरविन समझौता बीच में होगा, और इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन। ये पूरी प्रक्रिया हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।